गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज में चैप्टर नंबर आपका 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में ये 6 लेक्चर है। और आज की इस क्लास में अपन 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, इस क्लास के अंदर हम 2017 के जो है 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम लास्ट 14 ईयर्स के पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2011 से 2024 तक के। और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट 67 क्वेश्चंस हैं और उसका ये लेक्चर नंबर 6 है। अब तक की हमारी 5 क्लासें अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर से देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में 2017 का जो पहला क्वेश्चन अपन से पूछा गया है, हाउ डज कॉल्स इन एरियर शोज इन बैलेंस शीट। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो देखिए, the amount of calls in arrear is shown by deducting the paid up capital under the head share capital of shareholder fund in the equity and liability side of company's balance sheet। कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट में एक आपका हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, मैन हेडिंग होती है। उसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर अपन इसको पेड अप कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं कॉल्स इन एरियर्स को, डिडक्टिंग पेड अप कैपिटल अंडर द हेड शेयर कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर फंड। और इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड जो होती है, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, आप जानते हैं अच्छे से। एक होती है आपकी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और एक होती है आपकी असेट साइड। ठीक है, तो कंपनीज की बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में जो आपका मेन हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें अपन दिखाते हैं शेयर कैपिटल में पेड अप कैपिटल जो अपन दिखाते हैं नोट टू अकाउंट्स के अंदर, तो वहां पर अपन इसको माइनस करके शो करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, मोहित पेड अलॉटमेंट मनी एट द रेट 3 रुपीज पर शेयर ऑन 1000 इक्विटी शेयर्स विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आफ्टर 4 मंथ्स। यानी कि एक शेयर होल्डर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर जो है अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर रहा है। इसका मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट जो है 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 3000 रुपीज कॉल्स इन एरियर था। यानी कि अलॉटमेंट का अमाउंट बाद में रिसीव्ड हो रहा है। ठीक है, और जो अमाउंट बाद में रिसीव्ड होता है वो कॉल्स इन एरर होती है। और कॉल्स इन एरर 4 महीने बाद अपने को रिसीव्ड हो रही है। तो रिकॉर्ड एंट्री फॉर इंटरेस्ट इन बुक्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। टेबल एफ के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट बनता है उस इंटरेस्ट पे आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो आप जानते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैसे करते हैं। टोटल अमाउंट है आपका 1000 शेयर्स पर 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 3000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अच्छे से जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% होती है। और 4 मंथ के बाद में यहाँ पर पेमेंट रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब 4 मंथ का अपने यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज का हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे 100 रुपीज ही आएगा। क्लियर, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट का 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, आप जानते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि अंशों का अधिअभिदान की अवस्था में अंशधारियों के साथ किसी प्रकार का पक्षपात ना हो। ठीक है, इससे बचने के लिए निर्गमित किए जाने वाले अंशों से ज्यादा आवेदन पत्र अगर आते हैं तो उसे हम यथानुपात या आनुपातिक आधार पर अंशों का आवंटन कहते हैं। यथानुपात या आनुपातिक बंटन का अभिप्राय आवंटित किए जाने वाले अंशों की संख्या और उन अंशों की संख्या से है जिनके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। मतलब अलोटेड शेयर्स और अप्लाइड शेयर्स का जो रेशो है वही हमारा प्रोरेटा कहलाता है, यानी कि आनुपातिक बंटन कहलाता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको लिखना है। और ऐसी अवस्था में आवेदन पर प्राप्त आदि की राशि लौटाई नहीं जाती है, बल्कि आवंटन के लिए हम क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, या उसको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, राइट एनी फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे इंपॉर्टेंट। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। तो कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस में 4 डिफरेंस अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बकाया मांग की स्थिति में कंपनी की मांग राशि से कम राशि प्राप्त होती है, यहां पर है कम, लेस अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, जबकि अग्रिम मांग की स्थिति में मांग राशि से अधिक राशि प्राप्त होती है, यानी जितना पैसा हमने मांगा है उससे ज्यादा पैसा मिलता है कॉल्स इन एडवांस पे, और जितना पैसा हमने मांगा है उससे कम मिलता है कॉल्स इन एरियर्स पे।
इसके बाद में आता है हमारा इसका आंसर हो ही चुका है। इन द केस ऑफ कॉल सिनेरियर द अमाउंट रिसीव्ड इज लेस देन द कंपनीज कॉल मनी, कंपनी की कॉल मनी से कम अमाउंट रिसीव्ड होता है। और वेर एज देन द केस ऑफ कॉल्स इन एडवांस द अमाउंट इज रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द कॉल मनी, एक्सेस ऑफ कॉल मनी, यानी कॉल मनी से ज्यादा पैसा रिसीव्ड होता है। दूसरा डिफरेंस आप जानते ही हैं, ऑन कॉल्स इन एरियर द कंपनी चार्जेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम से यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, कॉल्स इन एरियर पे। और वेरेज on the calls in advance the company can pay interest at the rate of maximum 12% per annum, ठीक है। तो 12% पर एनम इंटरेस्ट लगता है किस पे, कॉल्स इन एडवांस पे। ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया। इसके बाद में आती है बात, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज डेबिटेड फॉर कॉल्स आउटस्टैंडिंग। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं, वाइल कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं और कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स को हम डेबिट करते हैं और कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर इज इनकम फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट मिलता है कॉल्स इन एरियर पे वो कंपनी के लिए इनकम होती है। और कॉल्स इन एडवांस पर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है वो कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। तो वाइल इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस इज एन एक्सपेंसेज फॉर द कंपनी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए इसके बाद में लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लेरिफाई द ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल का जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले अपने को ऑथराइज्ड कैपिटल का मीनिंग बताना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ऑथराइज्ड कैपिटल मीन्स सच कैपिटल which is mentioned in the capital clause of the company's मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये यहाँ पर एक गलत वर्ड प्रिंट हो गया है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। कंपनी का जो मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है, द कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द क्लोज एंड जनरली नो कंपनी कैन इशू शेयर्स इन एक्सेस ऑफ दिस कैपिटल, यानी कोई भी कंपनी जो है इस कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करती है। दिस कैपिटल इज कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, और रजिस्टर्ड कैपिटल इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि इस अमाउंट को जो है हम कैपिटल का जो टोटल होता है उसके बैलेंस शीट का जो टोटल होता है उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल के जो दूसरे नाम है वो भी आपको याद रखने हैं, इसकी जो है रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो है 250 सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग जो है इशूड कैपिटल का मतलब ऐसी कैपिटल होती है जिसके लिए कंपनी ने समय समय पर क्या किया है, सब्सक्राइब किया है, यानी कि शेयर्स पब्लिक में इशू किए हैं। अर्थात अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे जनता में निर्गमित करने के लिए अभिदान आमंत्रित किए जाते हैं। एक कंपनी द्वारा जनता को नगद या अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किए गए अंशों के अंकित मूल्य को निर्गमित पूंजी कहते हैं। और अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसके लिए अंश जारी नहीं किए गए हैं उसे अनिर्गमित पूंजी कहते हैं। यानी कि जिस पार्ट के लिए शेयर्स इशू कर दिए गए हैं वो इशूड कैपिटल है, और जिसके लिए शेयर्स इशू नहीं किए गए हैं वो अनइशूड कैपिटल है। यहां से समझ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 250 of the Indian Companies Act 2013, issued capital means the capital for which subscription is made by the company from time to time. That is, that the part of the authorized capital for subscribers are invited for issue to the public. The face value of shares issued by a company to the public is in exchange for cash or any other consideration is called issued capital, and that part of authorized capital which shares do not have not been issued is called unissued capital, ठीक है। तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया है, आपके पास नोट्स में भी लिखे हुए होंगे तो इनको आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। आरती लिमिटेड issued 20,000 equity shares of 100 rupees each at a premium of 5%, payable as 40 rupees on
एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखिए 100 रुपीज का शेयर है और प्रीमियम जो है हमारा यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 5 रुपीज का हो जाएगा। 5% है ना, तो 5 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है वो हो जाएगी 35+5। 40 रुपीज की है तो 35+5। अलॉटमेंट जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन में गिवन है 30 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। अब बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो सकता है आपको पता ही है। ये हो गया आपका 65, तो यहाँ पर आप माइनस कर लेंगे 100 में से, तो 35 हो जाएगा। ठीक है। 45,000 शेयर्स वर अप्लाइड, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स वर नॉट अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि 5,000 शेयर्स पर कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। केवल दो कैटेगरी बन रही है कि 45,000 में से 5,000 शेयर होल्डर्स को तो मना कर दिया और बाकी बचे 40,000, उसको हमने 20,000 शेयर इशू कर दिए हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो भी अमाउंट एक्सेस हमारे को रिसीव्ड होगा उसे हम अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक एडजस्ट करेंगे। ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड इन ड्यू टाइम एक्सेप्ट रामा हु अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स डू नॉट पे शेयर्स नॉट पेड एनी अमाउंट एक्सेप्ट एप्लीकेशन, यानी कि इस शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इसने एप्लीकेशन के अलावा कोई अमाउंट पे नहीं किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसकी टेबल समझ लेते हैं। एनालिटिकल टेबल समझ लेंगे तो वहां से चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए वर्किंग नोट में अपन टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल। एक बार मैं आप इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं आपके लिए, एक सेकेंड। अब देखिए, देखिए सबसे पहले कैटेगरी शेयर्स अप्लाइड, अलॉटेड शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 40 रुपीज पर शेयर, और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड हो जाएगी 4 रुपीज के अकॉर्डिंग। एक्सेस जो मनी होगी वो यहाँ पर लिखेंगे, अलॉटमेंट पे जो एडजस्टमेंट होगा वो इधर लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो एडजस्ट होगा इधर, और रिफंड पे इधर। कैटेगरी नंबर ए, 5,000 शेयर्स पर कोई शेयर्स अलॉटमेंट नहीं हुआ और 5,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपीज आपको रिसीव्ड होते हैं। तो 5,000 पे 2 लाख रुपीज आपको रिसीव्ड होता है, और ये पूरी की पूरी जो है एक्सेस मनी है, क्योंकि हमने कोई अमाउंट जो है एप्लीकेशन पर ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि कोई शेयर्स हमने इशू नहीं किए थे। तो 2 लाख रुपीज की जो आपकी एक्सेस मनी है उसे हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। इसके बाद में बात करें कैटेगरी नंबर आपकी बी, 40,000 अप्लाइड शेयर्स पर आप 20,000 शेयर्स क्या करेंगे, अलॉट करेंगे। तो 40,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट रिसीव्ड होगा 16 लाख। 20,000 शेयर्स पर आप 40 रुपीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करेंगे 8,000। 16 में से 8 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 8,000 एक्सेस मनी बचेगी। ठीक है, 8,000 की एक्सेस मनी आ जाएगी, उसमें से अपन क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर ट्रांसफर करेंगे। आप जानते हैं अलॉटमेंट अगर आप चेक करें, आपका अलॉटमेंट 20,000 शेयर्स पर 30 रुपीज का है। अलॉटमेंट कितने का है, 30 रुपीज का। और 20,000 शेयर्स पर अगर मैं अलॉटमेंट का चेक करूं तो वो होता है हमारा 6 लाख रुपीज, और एक्सेस मनी कितनी है, 8 लाख रुपए। तो अलॉटमेंट पे बनता है आपका 6 लाख और एक्सेस मनी है आपकी 8 लाख, तो जो भी दोनों में से क्या होगा, कम होगा, वो मैं अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लूंगा। भाई आपकी जो अलॉटमेंट मनी है 20,000 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से बनती 6 लाख है, और आपके पास एक्सेस मनी जो है 8 लाख रुपए है, तो आप 6 लाख से ज्यादा तो एडजस्ट कर नहीं सकते, इसलिए आप 6 लाख एडजस्ट करेंगे। बच गए 2 लाख, वो आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल चेक करेंगे तो 20,000 शेयर्स पर आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 35 रुपीज की थी, तो कितने की हो जाती है, 7 लाख रुपए हो जाते हैं। उसमें से आपके 2 लाख रुपए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेस मनी आपके पास 2 लाख ही बची हुई है। भले ही आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 7 लाख रुपए की बनती है, लेकिन एडजस्ट तो आप 2 लाख ही कर सकते हैं, क्योंकि टोटल मनी 8 लाख एक्सेस मनी थी, जिसमें से 6 लाख आपका अलॉटमेंट पे चला गया, तो 2 लाख रुपए आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल हो जाएगा 45,000 शेयर्स अप्लाइड, 20,000 शेयर्स पर हमारा जो है अलॉटमेंट हुआ है, 18 लाख टोटल रिसीव्ड हुआ है, 8 लाख आपने एप्लीकेशन मनी पर ट्रांसफर कर दिया, एक्सेस मनी आपकी 10 लाख है, उसमें से 6 लाख आपने अलॉटमेंट पे दे दिया, 2 लाख रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे और 2 लाख रुपए रिटर्न कर दिया है।
ठीक है, यहां तक की बात हमारी टेबल वाली बात क्लियर होती है और इसके आधार पर अपन कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं एंट्री नंबर आपकी 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको पता है 45,000 शेयर्स पर 40 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको 18 लाख रुपीज रिसीव्ड होता है। अब आप क्या करेंगे, 18 लाख रिसीव्ड हो गया, उसमें से शेयर्स कितने इशू करने थे, 20,000, और 20,000 शेयर्स पर 35 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका 7 लाख बनेगा, और 20,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के अकॉर्डिंग आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था वो 1 लाख बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता था ना एप्लीकेशन आपकी 40 की जो थी वो कैसे थी, 35 + 5, तो 35 आपका कैपिटल अमाउंट है और 5 आपका प्रीमियम अमाउंट है। तो 20,000 मल्टीप्लाई 35 तो हो गया 7 लाख, और 20,000 मल्टीप्लाई 5 हो गया आपका 1 लाख। अलॉटमेंट पर आपने एडजस्ट 6 लाख रुपए किए हैं, तो ये आपने वर्किंग नोट में टेबल से समझ ही लिया था। कॉल्स इन एडवांस पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपके 2 लाख रुपए एडजस्ट हो रहे हैं और 2 लाख रुपए आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये पहली और दूसरी एंट्री यहां पर कंप्लीट होती है। अब आपकी एंट्री नंबर 3 आती है अलॉटमेंट ट्रांसफर की। 20,000 शेयर्स थे और 30 रुपए के हिसाब से आपको अलॉटमेंट ट्रांसफर करना था 6 लाख रुपए। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, 6 लाख रुपए आपने अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर लिए और 6 लाख रुपए हम ऑलरेडी एडजस्ट भी कर चुके हैं। अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपए एक्सेस मनी के रूप में हम पहले एडजस्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि अलॉटमेंट पे हमारा कोई अमाउंट ड्यू नहीं है, कोई अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा। तो अलॉटमेंट पे आपको किसी तरह का कोई अमाउंट रिसीव्ड नहीं होगा और ना ही हमें उसकी कोई एंट्री करनी है। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं। आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 20,000 शेयर्स और 35 रुपीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7 लाख रुपीज हो जाता है, और 7 लाख में से आप जानते हैं कितना अमाउंट रिसीव्ड होना है, उसका एक वर्किंग नोट अपन ने बना रखा है, उसको समझ लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप जानते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी अपन ने ट्रांसफर की है 20,000 शेयर्स पर 35 रुपीज के अकॉर्डिंग 7 लाख रुपीज। एक्सेस मनी एडजस्ट हुई आपकी 2 लाख रुपए। ठीक है, एक्सेस मनी कितनी एडजस्ट हुई, 2 लाख रुपए टेबल से। अमाउंट रिसीवेबल ऑन फर्स्ट कॉल 5 लाख रुपीज, और एक शेयर होल्डर है जिसने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसको 200 शेयर्स अपन देंगे, ये यहां से अपन निकाल लेंगे कि 20,000 शेयर्स अलॉट हुए थे 40,000 शेयर्स के एप्लीकेशन पे, क्योंकि देखो 45,000 में से 5,000 शेयर्स तो हमने क्या कर दिए थे, रिटर्न कर दिए थे। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास में क्या बचेंगे, यहाँ पर 40,000 बचेंगे। तो 40,000 पर जो है आपके 400 शेयर्स के अप्लाइड पर आपको कितने मिले हैं, 200 शेयर्स आपने यहाँ पर अलॉटमेंट किया है। 400 शेयर्स जिस शेयर होल्डर ने मांगे थे उसको हमने आधे शेयर्स दिए, क्योंकि देखो 40,000 शेयर्स मांगने पे 20,000 शेयर्स दे रहे हैं, तो 400 शेयर्स मांगने पर हाफ ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशो हाफ का बन रहा है। ठीक है, तो 200 शेयर्स पर अमाउंट कितना ड्यू बनता है वो अपन निकालेंगे। देखो कॉल्स इन एरियर पे 5 लाख रुपीज हमें चाहिए था 20,000 शेयर्स पर, तो 200 शेयर्स पे कितना अमाउंट आता है वो यहाँ पर 5,000 आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को ऐसे ही निकालना पड़ेगा बच्चों, अगर अपन चाहें इस तरह से तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उससे हमारा गलत हो जाएगा। आप इससे अगर निकालेंगे तो 7,000 आएगा, जबकि इस शेयर होल्डर का कुछ अमाउंट तो पहले एडजस्ट हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। इस शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, और इस शेयर होल्डर ने 400 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से कितना पैसा दिया होगा, 16,000 रुपए। ठीक, इसमें से अपन ने क्या किया, इसको 200 शेयर्स दिए और 200 शेयर्स पर 40 रुपए के हिसाब से इसका एप्लीकेशन कितना एडजस्ट किया, 8,000। एप्लीकेशन 8,000 एडजस्ट किया, तो कितना बचा, 8,000। ठीक है, फिर अपन ने इसका अलॉटमेंट भी एडजस्ट कर लिया 200 शेयर्स पर, वही कितने का था, 30 रुपए का था। कितना एडजस्ट कर लिया, 6,000 रुपए। तो अभी भी इसके कितने बचे हुए थे, 2,000 बचे हुए थे। ठीक है, अब अगर आप 200 शेयर्स पर 35 रुपए के साथ 7,000 बाकी निकालते हो, तो इसमें से 2,000 रुपए इसकी जो एक्सेस मनी है वो आप माइनस कर दो, तब भी इसके कितने बाकी रहते हैं, 5,000 रुपए बाकी रहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कैलकुलेशन करने की बजाय हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट वर्किंग नोट यहां पर बनाते हैं और उस वर्किंग नोट से ये चीज क्लियर कर लेते हैं। ये वाला वर्किंग नोट आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो अलॉट फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ है वो 5000 आपका यहाँ आ जाएगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 495 यहाँ पर हम लिख लेंगे, और इसके साथ अपन ये लास्ट एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। कॉल्स इन एडवांस आपको डेबिट करना रहेगा, क्योंकि आपने सेकंड एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था। 2 लाख रुपए वहां पर क्रेडिट हुए थे, तो वो हम कम कर लेंगे, तो 6,95,000 रुपये टोटल आएगा, क्योंकि 7 लाख में से आपके 5,000 कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 495 तो फिलहाल रिसीव्ड हो रहा है, क्योंकि 5 लाख में से आपका 5,000 आपने कम कर दिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 495, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2 लाख, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी आपकी 695 आ जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये हमारा जो आज का पेपर है ये सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है। और मैं समझता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।